कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज पढ़ेंगे भाई हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जैसे ही आप ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो क्या क्लिक करता है भाई माइंड में? सांस लेने की बात हो रही है। किससे लिया जाता है सांस इंसानों में? नाक से। कोई नाक से बोलेगा, कोई लंग्स से बोलेगा, कोई एल्वियोलाई से बोलेगा, है ना? सबके अलग अलग आंसर्स। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखना है आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म, अपना तो डिटेल में देखना ही है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट। ठीक है। वो जो लास्ट में लेक्चर ये चैप्टर्स दिए हुए हैं ना बुक के लास्ट में यूनिट है, उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। बेसिकली ये सारे चैप्टर्स जो है आपके ह्यूमन से रिलेटेड हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म के बारे में भी देखना है। अभी हमने क्या किया था रिसेंटली? एनिमल किंगडम किया था। ये तो वो एनिमल किंगडम के सारे नाम याद है? फाइलम, पॉरीफेरा टू कॉर्डेट्स, सारे याद है? अच्छे से नहीं याद होंगे तो रिकॉल कर ले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। हम खाना खा रहे हैं। खाने में क्या है? खाना क्या है? एक तरीके से न्यूट्रिशन। क्या है भाई? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फटाफट से बता दो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन्स और आपका मिनरल्स। इसके अलावा तो नहीं होते हैं ना कुछ? बस इतने ही होते हैं। आप 5 याद रखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स आगे और फर्दर इसमें नहीं टूटते हैं, लेकिन इन तीनों का ब्रेकडाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट का किसमें होता है ब्रेकडाउन? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। प्रोटीन का? वेरी गुड, अमीनो एसिड्स। ठीक है। फैट का? फैटी एसिड्स। ठीक है। तो इन सब में क्या होता है? इनका ब्रेक डाउन होता है। जब हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन चलता है तो ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व होता है। जब हमारी बॉडी में क्या चलता है? ब्रेक डाउन चलता है, तो हमारी ब्रेक डाउन किसका चल रहा है? हमारे खाने का, न्यूट्रिशन का। तो उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। तो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व होती है क्या करने में? इसके ब्रेक डाउन में। इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स के ब्रेक डाउन में। ठीक है। कौन कौन से हैं वो? ये वाले हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये वाले कॉम्प्लेक्स हैं कि ये वाले कॉम्प्लेक्स है? ये वाले कॉम्प्लेक्स है ना? तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है? ये क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल सब्सटेंस है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो जब इनका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो CO2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है?
और हमारी बॉडी के लिए CO2 डेंजरस होती है या यूजफुल होती है? डेंजरस होती है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। क्या हुआ? वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारी बॉडी से इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलना क्या है? बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी। क्लियर है इतना? अच्छे से। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है। देखो, दो प्रोसेस पढ़ते हो आप हमेशा, एक तो ब्रीदिंग और एक रेस्पायरेशन, है ना? कितने प्रोसेस पढ़ते हो? दो प्रोसेस पढ़ते हो। एक तो कौन सा पढ़ते हो? ब्रीदिंग और एक रेस्पायरेशन। दोनों में क्या फर्क है? कोई मुझे बताया? ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन। बुक्स है ना सबके पास? बुक्स में रीड करेंगे क्योंकि ये वाले जो आपके चैप्टर्स हैं, स्टेटमेंट भी इतनी ही जरूरी है एनसीईआरटी की। कहीं से भी कुछ कुछ उठा के दे देंगे कि भाई ये स्टेटमेंट बता दो करेक्ट है कि नहीं है, या एजर्शन रीजन दे दो। दोनों में क्या फर्क है? ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, रेस्पायरेशन का सांस लेना ही होता है इसमें, है ना? रेस्पायर करना। लेकिन इसमें दोनों में ये फर्क है कि ये तो है फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? फिजिकल। फिजिकल प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस हुआ? केमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हुआ ये? केमिकल प्रोसेस। क्योंकि क्योंकि रेस्पायरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में एयर आ रहा है, यानी कि एयर से रिलेटेड है। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जल्दी बता दो कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होंगी? एयर ये क्या है? हमारा पाई चार्ट है ना? तो इसमें बड़ी सारी गैसेस होती हैं। 78% कितनी होती है? नाइट्रोजन। 21% क्या होती है? 0.03% क्या होती है? कार्बन। और अदर गैसेस कितनी होती हैं? 1% नहीं बोलेंगे, 0.07% की। ठीक है भाई। सारी की सारी परसेंटेज को आप ऐड ऑन कर लो, 100% आएगा। अगर आप अदर गैसेस को 1% ले लेंगे ना तो नहीं आएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि CO2 गैस है, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स पूरी दुनिया में कितने सारे हैं? बड़े सारे हैं। सारे के सारे एनिमल्स, ठीक है, बड़े सारे हैं। सब क्या एक्सहेल कर रहे हैं? क्या छोड़ रहे हैं? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। दुनिया में बहुत सारी चीजें जल रही हैं। जल रही हैं, कहीं पेपर जल रहा है, कहीं कपड़ा जल रहा है, कहीं कुछ जल रहा है, कहीं कोयला जल रहा है। सब में से कौन सी गैस निकल रही है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां पर भी जो चीज जलेगी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक जरूर निकलेगी। ठीक है। फिर वो तो आप कंबस्शन देखते हो कि पूरा कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है या इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है ना? जैसे किसी ने उपले जलाए तो उसमें भी बड़ा सारा धुआं धुआं हो गया, इस तरीके से निकले तो वो इनकम्प्लीट में आ जाएगा। ऐसे ही लकड़ियों का भी ले लेते हैं, है ना? थोड़ा काला काला सा धुआं भी निकलता है, तो वो CO2 के साथ और अदर गैसेस निकलती हैं। ठीक है भाई। यस मैम। तो उनके बारे में हमें डिस्कशन यहाँ पर नहीं करना है। थोड़ा बहुत बस ये आपको मैं जनरल नॉलेज के बेसिस पे बता रही हूँ। ये सबको पता थी परसेंटेज? यस। वेरी गुड, अगर सबको पता है। बाकी कुछ बच्चों को पता नहीं होती है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखो, 0.03% CO2 ने तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में। मचा रखा है कि नहीं मचा है इसमें? तो 0.03% गैस कितनी है? अंदाजा लगा लिया आपने? इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी जगह आग लग जाती है भाई। सर्दियों में जगह जगह पर आग जलाते हैं कि नहीं? तो सब जगह क्या हो रहा है? CO2 गैस रिलीज हो रही है और हम खुद भी CO2 गैस रिलीज कर रहे हैं, तब जाकर 0.03%। अब इससे अंदाजा लगाइए कि ऑक्सीजन 21% कितनी ज्यादा हो। ठीक है। और फिर उससे अंदाजा लगाइए कि नाइट्रोजन कितनी होगी। 78%। दुगनी भी नहीं है, दुगनी से भी ज्यादा है, 2 टाइम्स से भी ज्यादा।
क्या हमारी हाइड्रोजन। अगर प्लांट क्या कर रहे हैं, ट्रीज जमीन में उग के बड़े हो रहे हैं तो नाइट्रोजन का खेल है। ठीक है भाई, ये तो अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने, क्लास 8 में तो पढ़ ही रखा होगा। यहाँ पर देखो, अब मैं क्या बता रही थी आपको कि रेस्पायरेशन में कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका एरोबिक। कौन सा होता है? एरोबिक। एक होता है आपका एनाएरोबिक। एरोबिक में एयर वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स एयर में हमें सिर्फ किससे काम है इस चैप्टर में? ज्यादा ऑक्सीजन से काम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पायरेशन होगा दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन। दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन। क्लियर है इतना? और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाता है रेस्पायरेशन, जिसमें रेस्पायर करते हुए ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पायरेशन। देखो एरोबिक में ए एन वर्ड लग गया है ना, प्रीफिक्स लग गया ए एन, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? ऑपोजिट हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छे से? यस मैम। अब आपने कहीं तो पढ़ा होगा 10th क्लास में या फिर बाद में कि भाई यहाँ पर जितनी भी एटीपी की जरूरत होती है वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की नीड होती है। यस मैम। यस मैम। अच्छे से पता है आपको, है ना? 38 एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है? एनर्जी करेंसी है सेल की। ठीक है, यानी कि एनर्जी जो क्या हो रही है, बन रही है, वो किसकी फॉर्म में बन रही है? एटीपी। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? सही सही बता दो मुझे, कौन किस किस को नहीं पता, मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। सबको पता है? यस मैम। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है, तो इतने एटीपी तो खर्च होंगे ही नहीं यहाँ पर, है ना? कितने एटीपी होंगे खर्च? ओनली 2 एटीपी। 38 को राउंड ऑफ करने के लिए कौन सा कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर, तभी तो वो 40 होगा। तो बस इससे याद रखना कि वहां पर अब 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से? यही की यही होगी इसका डिफरेंस बिटवीन, ये वाला रब कर दो इधर से, गैसेस वाला। और देखो, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, तो क्या होगा? एक प्रोसेस चलेगा भाई, ब्रेक डाउन होगा। किस चीज का ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोज का। इसका ग्लूकोज का भी क्या चलेगा फिर आगे फर्दर? ब्रेक डाउन चलेगा। अब वहां तो ऑक्सीजन से लेना देना है ही नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट होगा ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ था वो यहाँ पर नहीं होगा, वो यहाँ पर नहीं होगा। दैट मीन्स क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज भी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छे से? एरोबिक रेस्पायरेशन का और एनारोबिक रेस्पायरेशन का यही की यही आपका डिफरेंस बिटवीन हो गया। आपका नेम क्या है? सन। असद। 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 रेनबो। रेनबो। रेनबो सर। अभी की थी पास ऑफ प्रॉपर ऐसा। बीच में टेंशन ले लो ना, ये अच्छा उसमें फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, समझ भी नहीं हुआ, संस्कृत वाले लगे उसमें। हाँ, आयुर्वेद में तो संस्कृत। हाँ, तो मैं लगभग 1 साल बाद नहीं पढ़ती। कहाँ पे किया था भाई? रत्न आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। गया था अभी एग्जाम 8 का।
वो नीट के बेसिस पर ही हुआ था। तो आप पूरा प्रॉपर यही कर रहे हो। बस कहाँ से आया? इससे बस ये तो आपका रिवीजन चल रहा होगा सब कुछ, क्योंकि आपने पढ़ ही रखा है ना? या भूल गए? है ना? यस मैम। ब्रीदिंग देखो भैया, ब्रीदिंग ही क्या है? आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? In the body and atmosphere. Between the body and atmosphere. Now, exchange of gases का मतलब? क्या रहा? और नहीं आ रहा है, आज ही नहीं आया था। हाँ भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? हाँ, और इन्हेल एक्सहेल करते हुए क्या हो रहा है? कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले आप ऑक्सीजन ही बोलेंगे हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन किसमें हो जाती है चेंज? कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें जाती है? ऑक्सीजन। तो यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस से बॉडी में से CO2 गैस क्या हो रही है? रिलीज आउट हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज आउट हो रही है। अब ये भी प्रोसेस क्या है? दो तरीके से चलता है। एक तो एक्टिव प्रोसेस से और दूसरा पैसिव प्रोसेस से। तो यहाँ पर भी क्या आ गया भाई? एक्टिव पैसिव आ गया आपके। यस मैम। मुझे ये बताओ, एक्टिव में ATP यूज होगी या नहीं? बिल्कुल होगी यूज। और इधर पैसिव में ATP यूज नहीं होगी। नहीं रखेंगे ब्रीदिंग, ज्यादा और नहीं। ठीक है? इसको लिखने के बाद सारे सारे के सारे बच्चे अपना ये वाला चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलेंगे। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अच्छे से डिफरेंस क्लियर है? यस मैम। आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं। चलो एक दे दो लॉन्ग। यार मजा आ रहा है। दोस्त नहीं आई तुम्हारी आज? उस दिन तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। आ नहीं रही। देखो भाई, ये पढ़ेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. क्लियर है लाइन या कोई डाउट है? क्योंकि आते ही सबसे पहले मैंने आपको ये की लाइन एक्सप्लेन की। ठीक है? एक बताया था ना मैंने, इनडायरेक्टली यूज करती है ऑक्सीजन। इनडायरेक्टली क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है किसका? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में। आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं सिर्फ, है ना?
Carbon dioxide CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction. अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको कि इन सब में CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है, जो कि हमारे लिए वेस्टफुल है या हार्मफुल है ना, डेंजरस है ना हमारे लिए। तो ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होगी ना हमारी बॉडी में, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगी है, तो इसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, है ना। अब जब ये सारी की सारी प्रोसेस चलती है, कौन सी प्रोसेस, जिसमें कैटाबॉलिक, सॉरी, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटे हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को या उन्हीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैटाबॉलिक प्रोसेस या फिर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, देखो सी से क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस लिख लो, एक्टिविटीज लिखो एक ही बार। सी से कैटाबॉलिक, सी से कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर चीजें किस तरह टूटेंगी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, भूलोगे तो नहीं अब। अब याद करो, कैटाबॉलिक के साथ एक और वर्ड भी तो पढ़ा होगा ना आपने, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में करो याद, एनाबॉलिक, क्या पढ़ा था, तो एनाबॉलिक इसका ऑपोजिट हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिसमें चीजें बनती हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बात, दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ, देखो, it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. Clear है लाइन का मतलब कि ऑक्सीजन की क्या है, सेल्स को नीड है, जरूरत है, और CO2 जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो सेल्स में से रिलीज आउट होनी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, और ऐसा देखा भी गया है। This process of exchanging of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cells, cells किसके सेल्स है यहाँ पर, बॉडी के सेल्स, किसके सेल्स है, बॉडी के सेल्स, ये यहाँ पर लिखा तो है मैंने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एटमॉस्फेयर, उन्होंने फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और क्या बोला है, टू द बॉडी सेल्स, सेल्स बोला है ना, एक ही बात है, समझ गए हो ना, is called breathing. What it is called? And commonly known as respiration. And commonly known as respiration. तो आप बुक से तो आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या अंतर है दोनों सेम चीजें, लेकिन है दोनों अलग चीजें। कैसे अलग है वो यहाँ से पता चल गया, आगे बढ़ जाओ। Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to breathing. सब अपनी चेस्ट पर हाथ रख कर देखिए, धक धक मिलेगी आपको, है ना, धक धक होते हुए। वो धक धक लंग्स की थोड़ा ही ना है, किसकी है, हार्ट की है वो, है ना। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी चेस्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, यानी कि ब्रीदिंग कर रहे हो। हाउ डू वी ब्रीद, हम ब्रीद कैसे करते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चलता है, जो कि अब आप रेस्ट ऑफ द चैप्टर में पहले किसका नाम आया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम आया। एनिमल किंगडम में जितने भी सारे फाइला हैं, जितने भी सारे फाइला हैं, उन सब के बारे में देख, ठीक है। अब देखो, वो ये वाली चीज लिख लो जरा, मेटाबॉलिक में क्या होता है, या फिर मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, या आप जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर करोगे ना तब हेल्प करेगा आपको। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, कैटाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक क्या है। बस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो आपके मेटाबॉलिज्म में चल रहा है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज चल रही है, क्या चल रही है, खाने पीने से चल रही है, बिना खाए पिए ही चल जाएंगे। अगर कोई फास्ट भी करता है, कोई सा भी फास्ट हो, चाहे किसी भी रिलीजन का फास्ट हो, वे खाते पीते तो हैं,
फास्ट से पहले, और फिर जब फास्ट को तोड़ते हैं तब भी खाते पीते ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? खाना पीना। क्या है? खाने पीने से ही सब कुछ रिवॉल्व होता है। ठीक है। तो जो हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चीजों को तोड़ रही है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। सी, सी से याद रखो। और दूसरा क्या हो जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एनाबॉलिज्म। डाइट में भी कुछ चीजें हमारे लिए असेंशियल होती हैं, कुछ चीजें हमारे लिए नॉन असेंशियल होती हैं। अब आपको दिमाग में ये लग रहा होगा कि असेंशियल क्या होती हैं चीजें, जो भाई हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो हमें खानी है। नॉन असेंशियल चीजें वो होंगी जो हमें खानी नहीं होंगी, प्रेजेंट होंगी लेकिन नहीं, वो आपकी बॉडी में खुद पहले से ही प्रेजेंट है। हम जो चीजें ये पूरी जो खाने पीने की चीजें बनी है, वो ही सारी क्या है, असेंशियल डाइट में आती है। किसमें आती है? तो बायोमोलिक्यूल्स में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो पढ़कर आए हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया है इतना अच्छे से। चल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। न्यू हेडिंग है। कौन सी हेडिंग है? न्यू हेडिंग है। बताना जरा सा, फर्स्ट क्या था फाइलम? गर्ल्स पॉरीफेरा। सेकंड क्या था? निडेरिया। निडेरिया का दूसरा नाम हीलेंट्रेटा। तीसरा टीनोफोरा। वेरी गुड। नेक्स्ट, देख के तक बता रहे, याद है? प्लेटी हेलमेन। नेक्स्ट, एस्केलमेंथस। नेक्स्ट, एनेलिडा। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, दस के बाद काइनोडर्मेटा के बाद हेमीफोर्ड। हाँ। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स में क्लासेस याद है? चलो बता दो। आज थी, करो जल्दी से याद करो यार। क्लासेस बताए। साइक्लोस्टोमेटा को हटा दो। इसके बाद दोनों किस में आती हैं कैटेगरीज? स्पाइसेस में। किसमें आती हैं? परम से याद रखेंगे। वो आया था ना सॉन्ग, परम सुंदरी। इसमें एनिमल सारे सुंदर सुंदर होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, बस वो सारे परम सुंदर है और सुंदरियां हैं। ठीक है, परम से याद रखेंगे। स्पाइसेस, ये सब बताओ। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स, मैमल, ये भी तो थे। साइक्लोस्टोमेटा भी होता है लेकिन हम उसको कंसिडर यहाँ पर नहीं करते। ठीक है, बाकी डिटेल में तो आपने उस चैप्टर में अच्छे से पढ़ी रखा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। देखो पॉरीफेरा बिल्कुल क्या थे, सिंपलर सब्सटेंसेस थे, प्रिमिटिव एनिमल्स में आते थे। तो इनमें कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन या पर्टिकुलर कोई और सा ऑर्गन तो प्रेजेंट नहीं था। क्या सिस्टम था एक, इसमें याद करो, वाटर कैनाल सिस्टम था। तो जनरल बॉडी सरफेस ही इनका सब कुछ कर रही थी, क्योंकि इनकी बॉडी में पोर्स थे,
थे कि नहीं थे? रेस्पिरेशन भी यहाँ किससे होगा? जनरल बॉडी सरफेस। किससे होगा? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस को हम जीबीएस लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो नाइडेरिया भी क्या है? जीबीएस है। टीनोफोरा भी क्या है? जीबीएस है। जरा बताना सिलेंट्रेटा में क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, जल्दी बता दो। दो फॉर्म्स थी, पॉलिप और मेड्यूसा। टीनोफोरा कैसे थे हमारे? लाइट प्रोड्यूस करने वाले। कौन सी प्रॉपर्टी थी? बायोल्यूमिनेंस वाली। तब भूल गए। फ्लैटी हेलमिन्स कौन थे? फ्लैट फॉर्म। एस्केलमेंथस राउंड वॉर्म्स थे। इसमें भी क्या आ जाएगा? जीबीएस, यानी कि जनरल बॉडी सरफेस। तो आपकी फर्स्ट टू फाइव तक यही रहेगा सेम। क्या? जनरल बॉडी सरफेस। वो अपनी बॉडी सरफेस से ही क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे। ठीक है। अब एनालिडा वाला है ना, उसमें दो केस आ जाते हैं। कौन से केस आ जाते हैं? दो केस। दो आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, एक तो अर्थवॉर्म और एक नेरिस। पढ़ा था ना? दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दो भाई। एनाटॉमी में अर्थवॉर्म तो डिलीट हो गया है ना, लेकिन अलग से तो दिया भाई ये उसको। दिया हुआ तो था, वो तो अब डिलीट हो गया है आपको उससे। चलो दोनों में बता दो, अर्थवॉर्म और इसमें नेरिस में किस तरह होगा रेस्पायरेशन? अर्थवॉर्म की स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट। इसी से होगा बस। मॉइस्ट प्लस क्यूटिकल स्किन। नेरिस में क्या प्रेजेंट होता है? केचुए टाइप से में डायग्राम भी दिया हुआ है बुक्स में। एप्लिडिया तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पैरापोडिया। पैरापोडिया से हो जाएगा। इससे हो जाएगा पैरापो। इसमें भी क्या था? प्लेटी हेलमेंट में फ्लेम सेल्स थे ना, इसमें फ्लेम सेल को मत कर देना। वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आएंगे। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे थे या नहीं? टेबल तो बना ली होगी पूरे चैप्टर की। यस, उससे यूट्यूब से देख लेना वाला चैप्टर जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है। आर्थ्रोपोडा में क्या आ जाते हैं? तीन कैटेगरीज बताई थी आर्थ्रोपोडा की। कौन कौन सी? क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट और एरेक्नोइड्स। आपने किया था वो वाला चैप्टर? देख लेना, यूट्यूब से देख लेना जब भी आपको टाइम, या थोड़ा थोड़ा देखते रहना। आर्थ्रोपोडा के क्या थे भाई? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। क्या था इसमें? तीन चीजें थी। इंसेक्ट्स थे सारे, इंसेक्ट्स जैसे, और भी तो कुछ और थे। क्रस्टेशियंस और कुछ क्या थे? एरेक्नोइड्स। तीनों के एग्जाम्पल लिखा रखे हैं। चलो तीनों की कैटेगरीज देखते हैं। क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स और एरेक्नोइड्स। तो क्रस्टेशियन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पहले तो ये बता दो। लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, वाटर। क्रस्टेशियन वाटर में प्रेजेंट होगा। ये जो इसके ऊपर एनालिडा किया है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, जमीन पे भी आ जाते हैं, लेकिन मेन कहाँ होता है? वाटर के अंदर। सेक्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेरेस्ट्रियल। एरेक्नोइड्स ये भी टेरेस्ट्रियल होता है, और कहीं भी terrestrial।
देखो भाई इधर, जब ये आपके एक्वेटिक है तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होगा। इंसेक्ट्स वैसे जमीन पर है लेकिन वो उड़ रहे हैं। यहाँ पर ना तो गिल्स होंगे ना ही क्या होंगे, लंग्स होंगे। क्या होगा? ट्रैकियल सिस्टम। क्या होगा? ट्रैकियल सिस्टम। एरेक्नॉइड्स में क्या आ जाएंगे? देखो एरेक्नॉइड्स है तो क्या टेरेस्ट्रियल, लेकिन प्रॉपर मैमल्स तो नहीं है या कॉर्डेट्स तो नहीं है, तो लंग्स तो आएंगे नहीं। लेकिन क्या आ जाएगा? लंग्स जैसे आ जाएंगे। लंग्स जैसों को क्या बोलते हैं हम? बुकला। क्या बोलते हैं? बुकला। क्लियर है? अच्छे से। अब आ जाओ किस पर? मोलस्का पर। मोलस्का में क्या क्या होंगे? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एक तो गिल्स प्रेजेंट होंगे और एक फेदर लाइक गिल्स भी होंगे कुछ में। फेदर लाइक गिल्स को क्या बोलते हैं हम? टिनिडिया। क्या बोलते हैं? टिनिडिया। टिनिडिया बोलते हैं। फेदर लाइक गिल्स को क्या बोलते हैं? टिनिडिया। टिनिडिया। ठीक है। साइनोडर्मेटा के पास क्या था? वाटर मस्कुलर सिस्टम। हेमिकॉर्डेटा के पास क्या था? वेरी गुड। प्रोबोसिस ग्लैंड, वही उसका ज्यादा फंक्शन कर रहा था, है ना? कॉर्डेट्स पर आ जाते हैं। पाइसेस के पास क्या होंगे? गिल्स। एम्फीबियंस के पास क्या होंगे? दोनों होंगे एम्फीबियंस के पास, यानी कि इसमें भी क्या होगी? दो रही, इसमें तीन कैटेगरी चलेगी एम्फीबियंस। स्किन, बक्कल कैविटी और तीन कैटेगरी चलेगी भाई। एक तो स्किन आ जाएगी, एक बक्कल कैविटी आ जाएगी और एक लंग्स आ जाएगी। अभी एनाटॉमी में हमने फ्रॉग वाला चैप्टर किया था, फ्रॉग को ही कंसिडर कर लो। वो अकेला ही बेचारा बंदा ऐसा है जो दो चीजों से लेता है, सांस, स्किन से और लंग्स से, है ना? मॉइस्ट स्किन से और लंग्स से। रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में, ये तीनों की तीनों टेरेस्ट्रियल है, प्रॉपर टेरेस्ट्रियल है। और ये कैसे हैं? प्रॉपर टेरेस्ट्रियल है। तो ये किससे लेंगे? से लेंगे बक्कल कैविटी। यू नो व्हाट इज बक्कल कैविटी? जबड़ा इज बक्कल कैविटी। ठीक है। जो आप, ठीक है। और कुछ पूछना है? ट्रैकियल सिस्टम में ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, हमारे पास भी होता है ट्रैकिया। कौन कौन सी लाइफ स्टेज में किस किस ऑर्गन से लेना है? वैसे तो हमने यहाँ पर एक तरीके से फ्रॉग को कंसिडर किया है, इस वाली चीज में और इस वाली चीज में, लेकिन और भी एम्फीबियंस होंगे तो और एम्फीबियंस में जनरली ले गया है बक्कल कैविटी। हाँ उसमें गिल्स से होगा। तो बड़ा अद्भुत होता है ये हमारा एम्फी। बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए वैसे तो आपको। ठीक है। ज्यादातर एम्फीबियंस में लार्वल स्टेज जरूर होगी, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो उसमें लार्वल स्टेज होगी। तो लार्वल स्टेज में अलग चीजों से रेस्पायर करेगा वो, और एडल्ट में जाकर अलग चीजों से रेस्पायर करेगा। ठीक है। तो ये जनरल बेसिस के पे लिखे हुए हैं। तो अब तो एक नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे अब। देखो रेस्पायरेशन भी अलग अलग तरह से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेस्पायरेशन भी अब अलग अलग तरह से। वही देखो, जिसने स्किन से किया वो क्या हो जाएगा? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्या हो जाएगा? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जो लंग्स से कर रहा है उसको
कि लंग्स को पल्मोनास भी बोलते हैं, इसलिए पल्मोनरी क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन बन जाएगी। और जो ट्रैकिया से करेगा उसको क्या बोल देंगे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये तो बोलना ही है उसको, या क्या बोलेंगे। और जो गिल्स से करेगा तो बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल मत कर देना, इट्स ब्रैंकियल। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो स्किन से कर रहा है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे उसको, लंग्स से हो रहा है तो पल्मोनरी, ट्रैकिया से हो रहा है तो ट्रैकियल, गिल्स से हो रहा है तो ब्रैंक। गया, पढ़ेंगे अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाली हेडिंग। Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization। कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग वेरी करता है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से चलता है, और उनकी जो हैबिटेट्स हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है ये क्या, आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स है लाइक स्पॉन्जेस, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स, कौन है प्लेटफॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ। इनमें एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। आगे ना लाइन वही एंटायर बॉडी सरफेस वाली, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है भाई। अर्थवॉर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। एक ही लाइन उन्होंने दो चीजों की बात की है, किसकी, अर्थवॉर्म की मोस्ट और मॉइस्ट और क्यूटिकल स्किन होती है उससे रेस्पायर करता है, और फिर सीधा किस पर आ गए, इंसेक्ट्स पर आ गए, कि जो भाई इंसेक्ट्स हैं उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, और वो क्या होते हैं आपके, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। ठीक है, जो किस में आते हैं, आपके ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में आते हैं। वो उनको कौन यूज करता है, ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स यूज करते हैं और मोलस्क भी यूज करते हैं, सॉरी आर्थ्रोपोड यूज करेंगे। ट्रैकियल सिस्टम को कौन यूज करेगा, ओनली इंसेक्टा का, ये इंसेक्टा भी किस में आ रहा है, आर्थ्रोपोड में। देखो उन्होंने कैटेगरीज तो नहीं बताई, आर्थ्रोपोड बता दिया बस। लेकिन जो आपका मोलस्का होगा वो वेस्कुलराइज्ड बैग्स होंगे उनके, ठीक है, सॉरी आर्थ्रोपोड्स और मोलस्को को बोला है उन्होंने ट्रैकियल सिस्टम, क्योंकि भाई गिल्स, यहाँ पर भी तो गिल्स हैं, ट्रैकियल सिस्टम है वहां पर भी तो गिल्स हैं। फिर आगे लिखा हुआ है वेयर एज, ये दूसरी जगह पर आपको वस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं जिनको हम लंग्स बोलते हैं। जितने भी आपके एक्वेट ये हैं आपके टेरेस्ट्रियल फॉर्म, वो सारे के सारे लंग्स के थ्रू क्या करेंगे, आपके रेस्पिरेशन करेंगे, और उस रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस यूज कर रहे हैं गिल्स को, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स यूज कर रहे हैं लंग्स को। लेकिन हमने तो एम्फीबियंस का और डिटेल में देख लिया, हालांकि यहाँ पर आ रहा है क्या, लंग्स, लेकिन और भी तो चीजें आ रही है ना। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हैं वो रेस्पायर करते हैं अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू, इसलिए उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। पूरा पेज अच्छे से क्लियर है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। तो इस तरह आपको ट्रीट करनी चाहिए अपनी बुक। ठीक है भाई, हो गया अच्छे से, ये कल मैं पूछूंगी आपसे, लर्न होना चाहिए, पूरा रटा हुआ होना चाहिए। 1 मिनट का रेस्ट ही ले लेते हैं, पानी वगैरह पी लो।
डन, कर दें स्टार्ट। यस, न्यू टॉपिक है अब आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब भी आप देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑर्गन आता है एकदम से ध्यान में? लंग, बस लंग्स ही पढ़ते हैं नहीं ना। नोज से शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है? जैसे मैंने अभी पूछा था ना कि हम सांस कहाँ से लेते हैं, किसी ने नोज से बोला, किसी ने लंग्स से बोला, है ना। तो नोज से शुरुआत होती है, किससे होती है? तो हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में इसको देखेंगे, एक तो हम क्या देखेंगे स्ट्रक्चरली, और एक देखेंगे हम फंक्शनली। ये भाई स्ट्रक्चरली और क्या देखेंगे फंक्शनली। तो एक तो ऊपर की साइड होता है आपका स्ट्रक्चर और एक नीचे की साइड होता है। तो ये दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं, अपर और लोअर। ठीक है, अपर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? नोज, ऊपर की तरफ हमारी क्या चीजें हैं? नोज, फिर क्या आ जाएगी? नेसल चैम्बर्स, चैम्बर लिख लीजिए। फिर क्या आ जाएगा आपका? फेरिंग्स, क्या आ जाएगा? फेरिंग। भाई नोज है, नोज में क्या है? नोस्ट्रल्स प्रेजेंट है, जैसे छोटे बच्चे फिंगर डालते रखते हैं नोस्ट्रल्स में, आपने भी जरूर डाली होगी, सभी डालते हैं ना। एक होती है ये बेचैनी सी, क्या हम नोज में फिंगर डाल के रखें? ठीक है, अनहाइजीनिक होती है बहुत, है ना। चलो तो वो नोज में क्या है आपके? गेट प्रेजेंट है दो। क्या है वो? नोस्ट्रल्स गेट है, जिससे क्या जा रही है? गैस, यानी कि एयर जा रही है। ठीक है, फिर कहाँ पर जा रही है? वो कहाँ स्टे कर रही है? नेसल पैसेज में, या फिर क्या बोलो आप, नेसल चैम्बर, है ना। फिर नेसल चैम्बर से कहाँ जा रही है? फेरिंग्स में, है ना। फिर किस में जा रही है? ट्रैकिया में। फिर किस में जा रही है? ब्रोंकियोल्स में, है ना। ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है, फिर लंग्स में एंटर कर जाती है, और लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम?
ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लेकिन उन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर सैक्स। ठीक है, आगे बात समझ गई? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? लैरिंग्स से आ जाएंगी चीजें। लोअर में एल है तो एल से लैरिंग्स ही शुरू होगा। अभी मैंने आपको बताया कहाँ तक शुरू होगा, लैरिंग से ट्रैक किया, ठीक है, फिर और भी चीजें हैं। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? एल्वियोलाई। क्या आ जाएगा? एल्वियोलाई। देखो लोअर वाले में एल एल वाली चीजें हैं, क्या है? एल एल वाली चीजें, लैरिंग्स टू एल्वियोलाई, लैरिंग्स टू एल्वियोलाई, यही खत्म हो गया अच्छे से यार। अब देखेंगे हम फंक्शनल, कैसे देखेंगे अब हम इसको? फंक्शनल। फंक्शनली भी ये दो तरीके से होता है, एक तो कंडक्टिंग जोन होता है आपका, एक रेस्पिरेटरी। एक कौन सा होगा भाई? कंडक्टिंग जोन। एक होगा आपका रेस्पिरेटरी जोन। जो आपका कंडक्टिंग जोन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? नोज से ब्रोंकोल्स तक। नोज टिल ब्रोंक्यूल। नोज से कहाँ तक होगा फंक्शनली? ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद बचता क्या है? एल्वियोलाई ही तो बचता है, क्या बचता है? तो एल्वियोलाई किसमें चला जाएगा? रेस्पिरेटरी जोन में। इसमें चला जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में किस 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 के बीच में हो रही है? लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है भाई। किस किसके बीच में हो रही है? वहां तो हम बॉडी और एटमोस्फेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, एटमोस्फेयर कहाँ से आ गया वहां? वहां तो एल्वियोलाई प्रेजेंट है और ब्लड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्लड किसमें फ्लो कर रहा है हमारा? ब्लड वेसल्स में। तो वहां पर ब्लड वेसल्स का ए बी सी में से क्या प्रेजेंट है? सी। सी व्हाट इज सी? कैपिलरीज। क्या है? एल्वियोलाई और किसमें होगा? ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या चलेगा आपका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलेगा। खाना खा रहे हैं हम, खाना टूट रहा है, किसमें? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल में। अब वो जब खाना टूट रहा है, ये सब कुछ प्रक्रिया किसमें चल रही है? ब्लड में। किसमें? अब ब्लड में ही तो क्या है आपके? यूजफुल मटेरियल्स हैं, ब्लड में ही हार्मफुल मटेरियल्स हैं, है कि नहीं? इनहेल करो सब। किया इनहेल, बाहर से आपने अपने लंग्स में क्या डाली? ऑक्सीजन। क्या डाली? अब हवा को भूल जाओ बस। अब ऑक्सीजन और CO2 याद रखना है पूरे चैप्टर में, कहाँ क्या चीज है। ऑक्सीजन डाली आपने अपने लंग्स में। ब्लड कैपिलरीज में मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं। वहां से क्या आ रही है? CO2 गैस। क्या आ रही है वहां से? तो वहां से CO2 गैस एल्वियोलाई से क्या हो जाएंगी? एक्सचेंज हो जाएंगी। किस तरीके से होती है वो हमें अभी तक नहीं पता। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पे मत इस फंक्शन में रेस्पिरेटरी जोन में आप बॉडी एंड एटमोस्फेयर मत लिख देना एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, गलत हो जाएगा। खैर लिखना तो है नहीं आपको, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट भी आ जाते हैं ऑप्शंस में, है ना? तो आप अच्छे से क्लासिफाई करेंगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत। बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज अच्छे से क्लियर हो गई कैसे? कि हर जगह खून है हमारे अंदर, इसमें हर जगह वो वही ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो वही यूजफुल चीजों को लेकर जा रहा है, वही किसको लेकर जा रहा है? हार्मफुल चीजों को। हार्मफुल चीजें हमारी बॉडी के लिए क्या है? सारे के सारे हमारे वेस्ट मटेरियल्स क्या है? क्या क्या होता है वेस्ट मटेरियल?
सिर्फ यूरिया जो हम प्रोड्यूस करते हैं हमारे किडनी, वही होता है सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट? नो। अभी अभी आपने एक और पढ़ा है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। गर्मी में हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीने से भी क्या निकलते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? टॉक्सिक। हाँ, जिसको पसीना नहीं आता है, किसी को बहुत कम आता है ना, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत रहती है डाइजेशन में, है ना? और जिसको ओवरऑल आता है उसको भी दिक्कत ही होती है। तो एक लिमिटेड आना चाहिए, ये स्वेटिंग भी लिमिटेड होनी चाहिए, ना तो जरूरत से ज्यादा हो, ना ही जरूरत से कम हो। नॉर्मली जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन को होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ब्रोंक्योल्स आगे डिवाइड हो रहे हैं ना ब्रांचेस में, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, है ना? एक शाखाओं में से दो निकल गई, दो में से फिर और दो निकल गई, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इस तरह निकलती चली जाएंगी, है ना? तो बस हम फंक्शनली में रेस्पिरेटरी जोन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स प्लस एल्वियोलाई। ब्लड कैपिलरी मत लिख देना भाई, ब्लड कैपिलरी तो अलग चीज है। इसमें लिखा था ना हमने, नोस्ट्रल ब्रोंक्यूल्स कंडक्टिंग जोन, यानी कि वो जो हवा जाने का, ऑक्सीजन जाने का जो पैसेज है, वो है कंडक्टिंग जोन हमारा। फिर जहां पर जा रही है, एक्चुअल जो काम हो रहा है वहां पर किस चीज का एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो है हमारी ये रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर है बात? नहीं आया समझ? आ गया? सब जरा पढ़ते पढ़ते है ना, थके नहीं, डर भी लग गई। कंडक्टिंग जोन खत्म नहीं हुआ है, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे हम कंडक्टिंग जोन। ठीक है, इसको तो हमने पढ़ लिया, बस वही रेस्पिरेटरी जोन ही तो नहीं है, कंडक्टिंग जोन को पढ़ेंगे डिटेल। भाई नोज है आपकी, नोज के अंदर बिना शर्माए क्या बताओ, क्या क्या होता है नोज के अंदर? हेयर्स और म्यूकस, दोनों का काम क्या होता है? हवा को फिल्टर करने का। क्या करने का? हवा को फिल्टर करने का। वो फंक्शंस लिखेंगे, अलग से पेज पे लिखवा दूं? फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग जोन, इसको लिख लेना भाई। filtration of air, filtration of air। ठीक है, ठंड हो रही है, सपोज करो ठंड में ठंडी हवाएं बाहर आपके नोज में गई, है ना? इस नोज में जाओ और मुंह से निकाल दो जरा एकदम से हवा को, करो अभी, हाथ रख के देखो। अभी तो गर्मी हो रही है, चलो। ठंड में क्या होता है? ठंडी हवा जाती है लेकिन गर्म हवा आती है, तो ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है एयर का। कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? कंडक्टिंग जोन में। तो एक और आ गया फंक्शन, आ गया एक और फंक्शन, क्या? ह्यूमिडिफिकेशन हो गया है एयर का। यहाँ क्या प्रेजेंट है? हेयर्स। क्या प्रेजेंट है? फिर जिस एपिथेलियम टिश्यू से हमारी ये नोज बनी हुई है, बाहर से नहीं अंदर से, बाहर से तो ये एपिडर्मिस ही होगी, उसमें सीलिया भी प्रेजेंट होंगे, तो हेयर्स के साथ सीलिया भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, एयर आपकी फिल्टर हो सके, क्योंकि एयर में बड़ी सारी इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है? इम्प्योरिटीज। ठीक है। थर्ड, वही बात ठंडी और गर्म वाली, है ना? ब्रिंग्स एटमॉस्फेरिक एयर टू बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो हीट अप हो जाएगी। ब्रिंग एटमॉस्फेरिक एयर टू
बॉडी टेम्परेचर। भाई मास्क लगाते हैं आप, है ना? नहीं, मास्क को नोज से हटा दो, बस मुंह पे लगाओ। अगर हम सेकंड पॉइंट को अच्छे से और समझें, ठंडी हवा वाला वो सर्दी वाला सीन तो थर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे बताओ, कैसे? मास्क लगाओ आप, ठीक है? नाक से सांस लेते रहो और मुंह से निकालते रहो, तो क्या होगा, हमको थोड़ी देर मास्क आपका वेट हो जाएगा। बस वही है ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ह्यूमिडिफाई मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर इसमें वाटर का कंटेंट। क्लियर? और क्या काम कर रहा है, मेन फंक्शन ये नोज आपका पैसेज प्रोवाइड कर रहा है एयर को, उसमें बस लास्ट आ जाएगा, एक्ट एज अ पैसेज ऑफ एयर। चारों फंक्शन क्लियर है? चारों फंक्शन में से आप एक या दो फंक्शन बार बार क्या पढ़ते हो लोअर क्लासेस में, है ना? तो बस यहाँ पर सेकंड और थर्ड है आपका जो, वो है एक्स्ट्रा। कंडक्टिंग जोन हमारा खत्म नहीं हुआ है, जरा एक बार हमने सबके डायग्राम दे। लंग्स दिया हुआ है प्रॉपर, लंग्स से ऊपर भी तो चीजें होती है, कहाँ से हो रही है शुरू, अपने आप को कंसिडर कर लो, नोज से कंडक्टिंग जोन आएगा या नहीं आएगा? अब हम स्ट्रक्चर वाइज कंडक्टिंग जोन से स्टार्ट करते हुए, नोज से स्टार्ट करते हुए पूरा का पूरा कहाँ तक जाएंगे, एल्वियोलाई तक जाएंगे। ठीक है भाई? ठीक है, कंडक्टिंग जोन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि एक तरीके से क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या था ना वो, पीछे वाला लिख लिया था। पहले क्या आ जाएगा आपका, नोज आ जाएगा या फिर नोस्ट्रिल्स। नोज कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली तो प्रेजेंट होगी, और नोस्ट्रिल्स भी एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे, होंगे या नहीं? कितने होते हैं? वन इन पेयर, यानी कि टू होंगे, है ना? और उसके बाद चलो कहाँ चलोगे, नेसल कैविटी में, उसमें चलेंगे आप, नेसल कैविटी। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, नेसल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? इनर लाइनिंग आपकी नोज की, और म्यूकस। क्या क्या प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग और म्यूकस। ये जो इनर लाइनिंग है ये किससे बनी होती है, किससे बनी होती है इनर लाइनिंग? सीलिएटेड स्क्वामस, सॉरी सीलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम से, बड़ा सा नाम है। सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट होगा, सूडो स्ट्रैटिफाइड याद करो, नाइन्थ क्लास में टिश्यू वाला ऊतक वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें पहला एपिथेलियल वाला टिश्यू पढ़ा था, उसके बड़े सारे पार्ट्स थे, एक साइड पर आपके डायग्राम्स भी दिए हुए थे, वो डब्बे डब्बे से, यस यस जो ही है बस उसमें से। यहाँ पर सूडो लग जाएगा, सूडो स्ट्रैटिफाइड ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा बस। स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर, कॉलम कॉलम से थे ना बने हुए, वो वाला है ये। आप जो पढ़कर आए हुए हो वो क्या पढ़ के आए हुए हो, या तो स्ट्रेटिफाइड पढ़कर आए हो एपिथेलियम, या सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम पढ़कर आए हो, है ना? लेकिन ये सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम पूरा है, ठीक है?
अब यहाँ पर भी दो चीजें प्रेजेंट होती, क्या प्रेजेंट होती है? दो चीजें, एक तो रिसेप्टर्स और एक आपका ग्लैंड। नोज के लिए कौन से रिसेप्टर्स फेमस है भाई? ऑल फैक्ट्री। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? ऑल फैक्ट्री। छोटे क्लास के बच्चों की जो साइंस की बुक होती है उसमें ना लिखा हुआ होता है अलग अलग रिसेप्टर्स के नेम्स, उनमें से जो ऑल फैक्ट्री होता है वो किसके लिए होता है? नोज के लिए, यानी कि स्मेल के लिए। वही बच्चों को पढ़ाया जाता है, फाइव सेंस होती है, नोज स्मेल करती है, आंखें देखने का काम करती है ना। लेकिन जो बेचारे अंधे होते हैं वो भी तो नहीं देख, वो उनकी भी तो आंखें होती हैं। तो मेन क्या है? क्राइटेरिया कुछ और है। जो बहरे होते हैं कान तो उनके भी होता है, इसलिए नहीं है सबके कान। सुनते हुए तो वो भी हैं और कुछ उनमें से नहीं भी सुनते हैं। ऐसे ही नोज तो सबकी प्रेजेंट होती है, लेकिन कोई स्मेल कर पाता है, कोई स्मेल नहीं कर पाता है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा कौन है जो स्मेल नहीं कर पाता? सपोज इसका जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई कहीं से गिर जाता है या पर्टिकुलर कुछ बीमारियां होती हैं, उसमें सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाता है। उसमें सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होती है खत्म? क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नोज में होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, वहां चोट वगैरह आ जाती है इससे। तो ये क्या करेंगे भाई? स्मेल करेंगे। अब नोज तो दिख रही है हमें उनकी, लेकिन अंदर से जो मेन मशीनरी है वही तो खत्म हुई है, उसमें तो गड़बड़ी हुई है। आगे बात समझ। अब याद करो, पिछली में आपने बोमेंस कैप्सूल पढ़ा होगा। वो बोमेंस यहाँ पर ग्लैंड है। वो क्या है? यहाँ पर बोमेंस ग्लैंड है, एक्स्ट्रा चीजें हैं लिखे बस। यही क्या करती है? ग्लूकोज हीट करती है। यही क्या करती है? तो यहाँ से म्यूकस हटा दो, ये आगे। ये क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। पूरा नेसल कैविटी आपका हो गया है। नेसल कैविटी को एक और मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। मेम्ब्रेन। नेसल कैविटी इज आल्सो नोन एज स्किनिडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये भी। थोड़ा सा देखो। ये वाली बिल्कुल एक्स्ट्रा बात है, इसको पढ़ ही लेना क्योंकि आजकल वैसे ही हार्ड लेवल का पेपर आ रहा है। भाई के उस है सबके पास या भेजने हैं पिछले चैप्टर्स के? मैम भेजने हैं। क्या आपने तो बोला नहीं था मुझे। फिर वो जो आपके बॉटनी वाले सर आए थे वो सेंड कर रहे थे सब कुछ, है ना? तो देखा था मैंने। तो किए नहीं आपने पीवाई क्यूज मेरे वाले चैप्टर जो मैंने समझाए थे? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बोला था ना मैंने क्वेश्चंस करने हैं। पीवाई क्यूज भी किए थे, सब चैप्टर्स के किए हैं सबने क्वेश्चंस। हाँ भाई, बुल्ला है ना, ये नहीं क्वेश्चन इसलिए किए थे। इसके भेजू भाई आज, बताओ मुझे। मैं एनिमल किंगडम के, एनिमल किंगडम के पीवाई। यस यस, ठीक है, पिछले 10 years विदाउट आंसर। यस, कर लेना, फिर बाद में मैं आंसर लिखूँ अगर आपको नीड होगा।
हो गया इतना। थर्ड करेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है भाई? कॉमन पैसेज होता है पर एयर का। पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब ये भी इसके तीन डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स होते हैं? तीन डिविजन्स होते हैं। ओरो, मैसो, लैर, सॉरी हाँ मीसो होगा ना? मीसो होगा। मीसो कैसे होगा? मीसो वाले को लैरिंग को बोलेंगे। मीसो भी कंसिडर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि लैरिंग जो है वो आपका बीच में होता है ना। हाँ हाँ उससे रिलेटेड। ओरो, नासो, लैरिंगो, इनके आगे लगा दो फेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। पर आ रहा है? तो नाम में ही पता चल गया है। सब कुछ नाम में गिवन है। भाई ये वाला फेरिंग्स वाला पार्ट किससे ज्वाइन होगा? ज्वाइन विथ ओरल कैविटी। कौन सी कैविटी? ओरल कैविटी कौन सी होती है? माउथ वाली। कौन सी? माउथ वाली। नेसल, ये नेसोफेरिंग्स जो है वो किसकी होती है? नेसल कैविटी वाली। ज्वाइन विद, ये वाला फेरिंग्स किससे जुड़ा हुआ होगा? नेसल कैविटी से। किससे? और लेरिंगोफेरिंग्स किससे जुड़ा होगा? लैरिंग से। किससे? लैरिंग्स। ठीक है। देखो फेरिंग्स तो हो गया हमारा, है ना? फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? लास्ट किसमें स्टॉप किया है हम? लैरिंग्स में। तो नेक्स्ट यानी कि फोर्थ कैटेगरी आपकी कौन सी हो जाएगी? लैरिंग्स की। इसकी लैरिंग्स। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लैरिंग्स? वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। अच्छा ये जो लैरिंग्स होता है वो सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है? यस यस, सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। अब एनिमल्स की कैटेगरी में तो अभी हमने 11 फाइनल देखे थे, फिर कुछ क्लासेस भी देखेंगे। उन क्लासेस में एक बर्ड थी। बर्ड थी या नहीं थी? यस। बर्ड का तो पूरा ही उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। बीक होती है, टीथ तो होते नहीं। वहां पर क्या होता है? फेरिंग्स होता है वहां प्रेजेंट। क्या होता है? फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। चलिए तो उनकी सुरीली सी आवाज निकलती है वर्ड्स की। स से सुरीली आवाज, स से सिरिंग्स। ऐसे याद रखिए। स से साउंड बॉक्स, सिरिंग्स, साउंड बॉक्स, सुरीली आवाज। ठीक है भाई। नेक्स्ट।
से रिंग्स प्रेजेंट? वर्ड्स। पूरा नहीं हो पाएगा ये आज, जितना होता है कभी। 3 मिनट से अभी आधा घंटा। साइंस की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट आज या सर ने ज्यादा बुलाया? 8 बजे होगी। 8 10 को एक थोड़ा उन्होंने फिर ले लिया ज्यादा। 10 बजे 10 बजे हो गई थी। हाँ 10 बजे तो उसके बाद क्या कर रहे थे, सब पूछ रहे थे आपसे क्वेश्चन। 10 बजे से पहले वो पर बैठ जाता है ना आधे घंटे का, फिर वो आधी क्लास स्टार्ट ना हो। आज तो उनका डेमो था है ना। चलो। अब ये जो आपका लैरिंग्स है उसमें कार्टिलेजिनस प्रेजेंट होती है रिंग्स। क्या प्रेजेंट होता है भाई? कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, कितनी होती है? कितने कार्टिलेज से प्रेजेंट होती है ये रिंग्स? 12। रिंग्स कितनी होती है? 12। अच्छा अगर मैं यहाँ पर बॉक्स लिख दूं फिर क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पर कार्टिलेजिनस बॉक्स लिख दूं और बोलूं कि इस ये बॉक्स कितने कार्टिलेजेस का बना हुआ है, तो नंबर क्या हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है क्या आपका कार्टिलेजिनस बॉक्स। ठीक है। ठीक है भाई। यहाँ पर आपकी वोकल कोड्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कोड्स। क्या प्रेजेंट होता है? वो वोकल कोड्स कौन सा कार्टिलेज से बना होता है, उसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा? वेरी गुड। हाइलिन कार्टिलेज। HYALINE। हाइलिन कार्टिलेज। इस हाइलिन कार्टिलेज की वजह से ही हमारी आवाज रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी आवाज कितनी सुरीली, सुरीली मतलब कितनी लड़कियों जैसी आवाज की होगी और कितनी भारी जैसी आवाज, यानी कि कितनी जेंट्स की जैसी आवाज हो। तो लो पिच और हाई पिच यही डिसाइड करता है। कौन? हाइलिन कार्टिलेज। कि हमारी आवाज की जो पिच होगी वो कैसी होगी। सबकी एक पिच जैसी होती है? सब लड़कियों की एक पिच जैसी होती है? नहीं ना। अब मेरी थोड़ी बारीक होती है आवाज, है ना। अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो और बारीक सुनाई देती है आपको, चाहे मैं कितना भी भारी करके बोलूं। जबकि लड़कियों की बारीकी होती है आवाज, लेकिन मेरी थोड़ी सी ज्यादा बारीक है। अब जितने भी सिंगर्स हैं सबके गाने सुनना अलग अलग आज जाकर। ठीक है। लड़कियों के एक वो है जैस्मिन, उसकी थोड़ी सी भारी आवाज। श्रेया घोषाल है, उसकी बारीक आवाज। नेहा भसीन की भी थोड़ी भारी आवाज। तो लड़कियां ही है ना। पिच सेम होनी चाहिए थी, लेकिन पिच उनमें भी सेम नहीं होती है। अब जैसे क्या होता है, जेंट्स होता है, कोई कोई किसी किसी की आवाज ऐसी होती है, नॉर्मली को बोलता है ना तो बहुत भारी भरकम आवाज होती है, डर लगता है उनकी आवाज से। डर इन द सेंस अगर वो थोड़ा सा भी कोई वैसा वर्ड बोल देते हैं डांटने टाइप वाला या गुड वाला, तो बुरा लगता है कि इसने हमें बड़ा गंदा वर्ड बोला, बड़े गंदे तरीके से बोला, बोलता है ना बड़े गंदे तरीके से बोला। लेकिन कुछ की वॉइस की ही या जेंट्स की कैसी होती है आवाज, इतनी भारी नहीं होती है, नॉर्मल से भारी होती है, बस होती भारी है। तो लड़कियों में भी अलग अलग
रेंज होती है, और लड़कों में भी अलग अलग रेंज होती है। कौन डिसाइड करता है? वोकल कॉर्ड्स, और वो कौन से कार्टिलेज से बना हुआ है? थायलैंड से। ठीक है, तो इसमें लिख लेना कि ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी लो और हाई पिच के लिए। लो और हाई पिच किसकी होती है भाई? साउंड की तो होती है। लो पिच होगी तो हाँ। पढ़ते हैं ना आप 10th क्लास में प्यूबर्टी वाला पोर्शन, जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं एट द एज ऑफ 10 to 12 में। अब तो और ज्यादा कम हो गई है वो एज, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, जब उनकी प्यूबर्टी वाली स्टेज स्टार्ट हो जाती है ना। तो कुछ चेंजेस आते हैं ना, जैसे लड़कों में मुस्टैचे और क्या आ जाती है, बियर्ड आनी शुरू हो जाती है। लड़कियों में भी अपर लिप्स आने शुरू हो जाते हैं ना, और आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है, और बारीक होनी शुरू हो जाती है, और बड़े सारे डिफरेंसेस होते हैं, सब कुछ आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थोड़े से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते, वो वाली कैरेक्टर्स कह रहे हैं। ठीक है, पूरा हो गया है ये। ट्रैक किया देखेंगे इसके बाद। तरह से होती है भाई ट्रैकिया, है ना। और ट्रैकिया अब आगे किससे डिवाइड हो रहा है? ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक चीज बना दूं और उसको डैश डैश लिखूं, आप फिल कर दोगे? ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के मैंने दो पार्ट बताए हैं, एक तो ये और एक ये। जरा बता दो ए कौन सा है और बी कौन? वेरी गुड। ये जो आपका, ये जो मैंने बनाया है ना, ये वाली चीज, ये है आपका ग्लॉटिस। क्या है ये? ग्लॉटिस। और ये जो इसके ऊपर ढक्कन सा है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये है आपका एपिग्लोटिस। ये यहाँ प्रेजेंट होता है बिल्कुल। कहाँ प्रेजेंट होता है? अब आप कहोगे कि मैम लड़कों में थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होता है। लड़कों में एक और चीज होती है, डैम सेपल। क्या होता है? डैम सेपल होता है, वो लड़कियों में नहीं होता। ठीक है, तो किसी किसी लड़के में ये वाली चीज ना थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है, थोड़ी नुकीली सी भी नजर आती है ना। बाकी किसी किसी में थायराइड होता है, किसी किसी को, तो वो ये चीज ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्लैंड भी तो है, थायराइड ग्लैंड, तो वो चीज फुला देता है लेकिन आपकी यहीं पर क्या होती है, ये एपिग्लोटिस होती है दरअसल, और ग्लोटिस। ठीक है, नाम याद कर लोगे। अब डॉक्टर्स वगैरह ये कहते हैं, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन में क्या है कि चीखना पड़ता है ना। या कोई किसी किसी को बहुत तेज तेज आवाज करके बोलने की आदत होती है, तो जो लोग बहुत चिल्लाते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस पलट जाता, एपिग्लोटिस पलट जाता है उनका। मैंने ग्लोटिस नहीं बोला, एपिग्लोटिस पलट जाता है। ढक्कन जैसा ही तो स्ट्रक्चर है, जैसे बॉटल का ढक्कन होता है। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा तेज चीखते चिल्लाते हैं, उनकी आवाज खराब। ठीक है, और अगर ये पलट जाएगा तो उनकी आवाज जा भी सकती है। इतना खतरनाक होता है ये एक छोटा सा फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसलिए बोलते हैं कि चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को बहुत बड़ी आदत होती है लड़ाई झगड़े करने की, लड़ाई करते हुए वो बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, नॉर्मल भी बात कहनी हो ना पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर करते हैं ना। बेवकूफ है वो लोग अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर ही रहे हैं, अपने पूरे इस वाले एरिया को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, क्योंकि भाई सारी नसें खींचेंगी, सारी मसल्स खींचेंगी, तो ज्यादा अपने गले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नहीं? जितने बच्चे मोबाइल्स देखते हैं ज्यादा,
ये जिनका स्क्रीनिंग का काम होता है, अब काम तो वो कर रहे हैं, ठीक तरीके से पोस्चर में भी नहीं बैठ के कर रहे हैं, तो आंखें खराब कर रहे हैं। वापिस नहीं आएंगी आपकी आंखें? आ जाएंगी वापस, कीमत पे भी नहीं आ सकती। चश्मा भी लगाने वालों को पता होगा, चश्मा लगाने वाले कितने परेशान है, इंक्लूडिंग मी, मेरे भी स्पेक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्पेक्स वालों को भी, है ना। और आजकल बच्चों बच्चों ने ट्रेंड बना रखा है, खाना भी खाएंगे तो फोन देख कर खाएंगे। तो एक उनमें से ये जो हमारी नेचुरल चीजें हैं, लंग्स हैं, इसको पढ़ रहे हैं। सुट्टा चल रहा है आजकल दबाकर फुक्के में, और वैसे तो चलता ही है सिगरेट में। तो लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं अब। और लंग्स का तो ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल नहीं है। लंग्स का तो ट्रांसप्लांटेशन भी क्या नहीं है, आपकी वो वाली सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। तो लंग्स के साथ ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है आज की दुनिया में, हो रहा है कि नहीं? आप देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये, जब आपका ये एपिग्लोटिस और ग्लोटिस ही इतना इम्पोर्टेंट, तो लंग्स कितने इम्पोर्टेंट होंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं? यस मैम। अब ये जो एपिग्लोटिस होता है आपका, देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, कौन से कार्टिलेज से बना होगा? इलास्टिक कार्टिलेज से, बड़ा सॉफ्ट सा होता है। किससे बना होता है ये? इलास्टिक कार्टिलेज से। ठीक है, ग्लॉटिस को हमें इतना नहीं पढ़ना है, बाकी ये जो इतना एरिया दिया हुआ है आपका, दिस इज ट्रैकिया, व्हाट इट इज, इसी को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। खाना खाते हुए ही अगर आप बोल लें तो धक्का छुट जाता है। वो क्यों छूटता है? फूड पार्टिकल्स फूड पाइप से कहाँ चले जाते हैं? विंड पाइप में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या लग जाता है? धक्का लग जाता है ना। अब वो पानी पीने से कभी कभी शांत हो जाता है। जब शांत होगा पानी पीने से, तो क्या होगा? छोटे छोटे ही पार्टिकल्स थोड़े से गए हैं, जिसको पानी ने क्या कर लिया? कवर कर लिया। और पानी क्यों पिया जाता है? ताकि और ज्यादा पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में एंटर ना कर जाएं। एम आई करेक्ट? ठीक है, उसके बाद अगर ज्यादा, कभी कभी ज्यादा भी तो लग जाता है। पानी पीने से भी कुछ नहीं होता, है ना। स्वेलो आप कितने करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब भी खाना खाने वालों के साथ दिक्कत होती है ना, वो एकदम से स्वेलो नहीं कर पाते, यहाँ पर बहुत प्रेशर फील होता है। तो एक छोटा सा एक स्पेस है, आप आराम से खा। तो ये ट्रैकिया और विंड पाइप इतना ही अफेक्टेड होता है खाना खाते हुए, जितना आपका फूड पाइप होता है। भाई फूड पाइप क्या है? पाइप होता है, मसल्स का ही तो बना हुआ है, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अफेक्शन कहाँ पड़ेगा? विंड पाइप पर पड़ेगा। प्रेशर कहाँ पड़ेगा? विंड पाइप। अफेक्ट कौन सी चीज होगी? विंड पाइप ही तो होगी अफेक्ट, होगी या नहीं होगी इसमें? तो ध्यान से खाना चाहिए खाना। जो लोग आराम आराम से खाना खाते हैं, दे आर वेरी गुड, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा मजाक उड़ाई जाती है ना। ये बोली है यानी कि ये आराम करके खाती है खाना। चलो खैर, अब यहाँ पर देखो रिंग्स बनाई है मैंने ट्रैकिया में। कितनी रिंग्स होती है? वेरी गुड, 16 to 20 कार्टिलेज की रिंग्स होती है यहाँ पर प्रेजेंट, लेकिन मैंने इतनी नहीं बनाई है। ठीक है, इतनी भी बनाया, आप 16 to 20 वाली रेंज आप याद रखें। कैसी है? सी शेप। कैसी है भाई? सी शेप। क्लियर है इतना? यस। अब देखो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? जब भी तो हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी से अकॉर्डिंग हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर चीजों को देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैकिया होता है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो कौन से थोरेसिक कैविटी पर डिवाइड होगा? फिफ्थ। हाँ भाई, ये थोरेसिक कैविटी क्यों लिखा है मैंने? बात तो वर्टिब्रल कॉलम की चल रही थी। वर्टिब्रल कॉलम के भी तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। थोरेसिक, सर्वाइकल, लंबर, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम और ओकीजिया।
लास्ट वाली भूल गई। सर्वाइकल वाली, गर्दन वाली। कौन सी होती है सर्वाइकल? आपने सुना होगा किसी के सर्वाइकल पेन हो रहा है, वो रेडिएट करता है, घूमता है आपके नेक में भी और आपके, ठीक है। फिर आपकी थोरेसिक कैविटी आती है। थोरेसिक में आपका क्या है? ट्रैकिया है। और आपका क्या आ जाएगा? रिब केज, पसलियां आपकी, ठीक है। फिर क्या है आपका? लुम्बर एरिया है, वो लोअर बैक वाला एरिया होता है। सैक्रम आपका हिप वाला होता है, और वो कोकाइक्स होता है ना, जो ये जो लास्ट में वर्ड बताया था इन्होंने, वो बिल्कुल एंड वाला रीजन होता है, लोअर, है ना। तो आपने सुना होगा कि L4 L5 में दिक्कत हो गई लोअर बैक में। L4 L5 क्या है? वो लुम्बर रीजन के, लुम्बर कैविटी के आपके L4 L5 क्या है? रीढ़ की हड्डी वाले पोर्शन। तो ऐसे ही थोरेसिक कैविटी का फिफ्थ वाला जो होगा ना नंबर, वहां से ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किसमें? ब्रोंकियोल्स में। किसमें? ब्रोंकियोल्स में। अब मुझे ये बताओ ध्यान से देख करके, इतना पोर्शन मैंने ट्रैकिया बोला, ये डिवाइड हो गया इधर, तो ट्रैकिया ही चलेगा ये इधर, ये ट्रैकिया यहाँ क्लोज हो जाएगा। ट्रैकिया इस पोजीशन पर आकर क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैकिया यहाँ पर आकर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कब होगा क्लोज? कब होगा क्लोज? कभी कभी जब धक्का लगता है, मैंने दोबारा से बात उठाई है, क्यों उठाई है? देखो, जब धक्का लगता है तो फूड पाइप के अंदर अंदर रहता है ना, सिर्फ हमारा फूड पार्टिकल, हो गलती से या फिर बहुत देर हो जाए अगर पानी लाने में और पीने में, तब भी वो लंग्स तक या इन ब्रोंकाई में तो नहीं जाता ना। तो क्यों नहीं जाता है? ये क्लोज हो जाता है ट्रैकिया। वैसे तो क्लोज हो ही रहा है, इनके खत्म हो ही रहा है, एंड तो हो ही रहा है, लेकिन वैसे भी क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। सिर्फ कब? जब हम खाना निगलते हैं, while swallowing the food, while swallowing the food, जब हम खाने को निगलेंगे तो तब ट्रैकिया ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। पूरा तो नहीं बंद होगा, है ना, पूरा तो नहीं होगा बंद। पूरा अगर हो जाएगा बंद तो चौक हो जाएंगे हम, यानी कि सांस रुक जाएगा। पूरा तो नहीं होगा, इतना बंद होगा कि फूड पार्टिकल ना चला जाए। अगर कभी कभी विंड पाइप में अगर फूड पार्टिकल, ट्रैकिया में फूड पार्टिकल एंटर भी कर गया है गलती से, तो वो कहाँ ना चला जाए? इधर ना चला जाए। इसलिए ट्रैकिया क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता। क्लियर है बात इतनी? अब ये जो आपकी कार्टिलेजिनस रिंग्स या कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती है, ये क्यों प्रेजेंट होती है? सांस लिया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है ना। तो कोई चीज है, सपोज करो ऐसी, या इंजेक्शन, ये फटाफट से खुल जाता है, फटाफट से बंद हो जाता है, लेकिन अभी उस इंजेक्शन में ही है, उसके इंजेक्शन के अंदर जो वो चीज होती है अंदर बाहर पुश करने वाली, उसी में ही हम थोड़े थोड़े से क्या डाल दें? रिंग्स डाल दें, तो वो इजीली बंद और खुल जाएगा। रबर बैंड लगाकर डालना, 4-5, आप खोलना फिर उसको, इंजेक्शन को, खाली इंजेक्शन को, दवाई डाल के नहीं। उसको खोलना। बताओ मुझे क्या होगा? एकदम खुल जाएगा? एकदम बंद हो जाएगा? नहीं ना। तो उस इंजेक्शन को क्या समझो, एक तरीके से कि कोई अंदर हमारी चीज क्या हो रही है? कोलैप्स हो रही है। तो उस कोलैप्स को एकदम होने से क्या करे? रोकता है ये कौन? रिंग्स। कौन से? कार्टिलेज रिंग। टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट कोलैप्स, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। किसका काम है ये? रिंग्स का काम है। ये ट्रैकिया को एकदम से कोलैप्स होने से क्या कर ले? ये बचा ले। ठीक है भाई। भाई दौड़ लगाते हो फील्ड में, जल्दी जल्दी सांस लेते हो, ऐसे करके लिया ऐसे सांस, तो इस टाइम पर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि कोलैप्स, ये कोलिजन ना हो जाए, कोलैप्सिंग ना हो जाए इसकी विंड पाइप, किससे? जो इसके आसपास चीजें प्रेजेंट। ठीक है। आगे बात समझ? नहीं समझ में आई तो इंजेक्शन में अगर पड़ा हो तो डालकर रबर बैंड, पतली पतली से जो आती हैं उनको करके दे, ठीक है।
और हमारी कार्टिलेज रिंग्स के आसपास यहाँ पर एक कार्टिलेज कौन सा प्रेजेंट होता है, हाइलिन वाला, जो क्या डिसाइड करता है कि पिच कैसी होगी, लो की हाई होगी। क्लियर है, वरी होगी टाइम नहीं रखता है।